हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली यूनिट 6 हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के, जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन जो हमारी फर्स्ट क्लास थी कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसमें सबसे पहले मैंने बात की थी डेफिनेशन की। उससे भी पहले मैंने बात की थी कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है। Then I explained about its definition, then essentials of a contingent contract, and we in the last class had discussed about what is the difference between a contingent and a wagering contract, which I hope would be clear in your minds. Even if you face any query, any such sort of confusion, please do message me on the comment box. इसके अलावा हम रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट डिस्कस कर रहे थे, वे वी हैड जस्ट फिनिश्ड विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट वाज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, and the second was enforcement of contract contingent on an event not happening. And I explained very clearly the difference between the two. Like in the first point, I said, as it is mentioned in our institute's module, if a contract is related to happening of an event, then if that particular event, if it is not happening, if that particular event is not happening, the contract can't be enforced. It shall completely become void. It shall completely be invalid if that particular event is not happening, because when contract was done, it was decided upon that this particular event shall be happening. If this is happening, the contract shall be effective from this date. तो अगर वो इवेंट ही नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं से इन्फोर्स नहीं हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा था कि मान लीजिए इवेंट कोई नहीं होना है और उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो इट कैन बी ओनली enforced when the happening is completely impossible. I also gave one example जिसमें मैंने ये बताया था कि जैसे एक शिप के बेसिस पे शिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अग्री कर रहा है कुछ सम देने के लिए, इफ अ पर्टिकुलर शिप इज नॉट रिटर्निंग, सो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट शैल ओनली बी इफेक्टिव if that ship sinks, if it does not return back. And I also explained you people what is the meaning of enforceable. I hope ये भी समझ आ गया होगा, क्योंकि legal object, फिर लीगल ऑब्लिगेशन, एनफोर्सेबिलिटी, ये सब टर्म्स काफ़ी रिलेटेड हैं और ये कई बार लॉ में यूज़ होते ही रहते हैं। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब आप समझेंगे जब, उसके बाद ही आप रूल समझ पाएंगे। या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है, कोई भी आप पढ़ोगे तो वो तभी क्लैरिटी उसमें आएगी जब तक एनफोर्सेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जैसे ही वो क्लियर होगी, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। Now proceeding with the other points, point number C, what does it say? A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon conduct of a living person, when that living person does something to make the event or conduct as impossible. Now what is this point trying to say? That a contract would not be effective, it shall not be valid, इट शैल बी कम्प्लीटली वॉइड। ये मैं अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, अलग अलग स्टेटमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। अगर वो कॉन्टिंजेंट है अपॉन, मतलब वो डाइसी है, वो डावाडोल है अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, किसी पर्सन के कंडक्ट, किसी पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, किसी पर्सन के जेस्चर्स के ऊपर। अगर वो पर्सन, लिविंग पर्सन की बात हो रही है इसमें, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, अगर वो पर्सन कुछ ऐसा करता है ताकि इवेंट पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाए, उसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए, इवेंट की हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए या कंडक्ट ही इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड कर रहा है लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे
और वो लिविंग पर्सन, वो ह्यूमन बीइंग ऐसा कोई एक्शन कर रहा है जिससे कि वो कंडक्ट या वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जा रहा है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा. दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन अग्री कर रहा है दूसरे को कोई सम पे करने के लिए, ठीक है, अ सम ऑफ मनी, इफ जिसको वो पे करने जा रहा है वो किसी और से शादी कर ले, जैसे कि ए ने अग्री किया कि हम बी को इतना अमाउंट पे करेंगे, अगर बी ने सी से शादी कर ली, बट इफ सी मैरिज डी, इफ सी मैरीज डी, नाउ दिस एक्ट, ये एक्ट हुआ लिविंग पर्सन का, ये एक लिविंग पर्सन का एक्शन हुआ, यानी कि सी का ऐसा कंडक्ट किया सी ने जिससे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन अकर हो गई, क्योंकि सी ऑलरेडी शादी कर चुका है डी से, तो वो बी से तो शादी करेगा नहीं. अब बी और सी की शादी होना इम्पॉसिबल इवेंट बन गया है, दैट इज वाई ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता है. ठीक है, वो अलग सिचुएशन है अगर सी और डी डिवोर्स ले लें, तो वो एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा. लेकिन अगर हम मेन केस स्टडी को देखें, मेन एग्जाम्पल को देखें, तो उसमें यही समझा जाएगा, क्योंकि सी ने डी से शादी कर ली, अब बी और सी मैरी नहीं कर सकते हैं आपस में, इम्पॉसिबल एक्ट बन गया है, दैट इज वाई ए अब उसको सम तो पे करेगा नहीं. मान लीजिए बी अगर स्यूट फाइल कर रहा है ए के ऊपर कि इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था सम पे करने के लिए, तो वो कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड बन गया. नाउ देर इज अनदर केस लॉ बीइंग कोटेड हेयर, Frost versus Knight. In Frost versus Knight, the defendant promised to marry the plaintiff on the death of his father. Now, who is a defendant? A defendant is an individual who is accused in the court of law, जिसके ऊपर basically suit फाइल किया जाता है, जिसके ऊपर basically केस फाइल किया जाता है, that is a defendant. Plaintiff मतलब जो केस लाता है, जो केस प्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, तो दैट इज प्लेंटिफ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो प्लेंटिफ इधर इस पर्टिकुलर केस स्टडी में या केस लॉ में प्लेंटिफ ने केस प्रेजेंट किया, डिफेंडेंट जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, एक तरह का जिसने डिफॉल्ट किया है या जिसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है. अब डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था प्लेंटिफ से कि मैं आपसे शादी करूंगा अगर आपके फादर की डेथ हो जाती है. अब फादर तो अलाइव है, और उसके बाद फादर के अलाइव होते होते डिफेंडेंट ने दूसरे वुमेन से शादी कर ली. अब ये एक्ट जो उसने किया, ये एक लिविंग पर्सन का, एक ह्यूमन बीइंग का जो एक्शन हुआ, इसकी वजह से इवेंट इम्पॉसिबल हो गया. अब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की शादी तो हो नहीं सकती है ना. तो इस केस में प्लेंटिफ के पास पूरा पूरा राइट है कि वो डिफेंडेंट को स्यू करे, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है. तो इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ एंड शी वॉज एंटाइटल्ड टू स्यू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लिविंग पर्सन का ऐसा कोई एक्शन हुआ जिसकी वजह से इवेंट इम्पॉसिबल हो गया. ठीक, बट इस केस में क्योंकि फादर की डेथ हुई, मतलब फादर की डेथ को लेके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि इनकी डेथ पे मैरी करेंगे, बट जब तक वो जिंदा थे उसके बाद उन्होंने दूसरी वुमेन से शादी कर ली, तो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. डी पॉइंट क्या बोलता है, डी पॉइंट ये बोलता है कॉन्टेंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम. नाउ contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened. Before the time fixed, such event becomes impossible. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही पढ़ी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, if particular event is happening, collateral event is happening or not happening. लेकिन अगर वो इवेंट मान लीजिए उसका एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, बट दैट इवेंट इज नॉट हैपनिंग विद इन दैट पर्टिकुलर
पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर फिक्स्ड ड्यूरेशन और टाइम एक्सपायर हो जा रहा है, तब तक इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। ठीक है, या तो टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम के अंदर अंदर इवेंट नहीं हो रहा है, टाइम एक्सपायर हो गया उसके बाद भी इवेंट नहीं हो रहा है, या फिर विद इन द टाइम अगर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जा रहा है, तो इन तीनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि आई विल बी पेइंग यू सर्टेन सम ऑफ मनी इफ दिस शिप इज रिटर्निंग विद इन अ ईयर। नाउ ही हैज मेंशन्ड दिस टाइम लिमिट दैट इफ शिप इज रिटर्निंग विद इन अ ईयर देन आई विल बी डेफिनेटली पेइंग यू a certain sum of money. Now, this contract can only be enforced if the ship is returning within the year. अब अगर शिप रिटर्न नहीं करता है विद इन द ईयर, टाइम एक्सपायर हो गया, या विद इन द ईयर ही शिप डूब गया या जल गया, ठीक है, और टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद भी शिप रिटर्न नहीं किया, तो इन तीनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ई पॉइंट क्या बोलता है, क्योंकि डी सी और डी में बेसिकली डिफरेंस टाइम का है कि फिक्स टाइम उसमें मेंशन्ड है डी पॉइंट में, और ई पॉइंट क्या कहता है, कॉन्टेंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग। डी पॉइंट इज सेइंग कि इवेंट हो रहा है, अगर वो इतने टाइम में नहीं हो रहा है या इतने टाइम के बाद हो रहा है या उस टाइम के अंदर ही अंदर इम्पॉसिबल हो जा रहा है, तो वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ई पॉइंट क्या बोलता है, ई पॉइंट ये बोलता है कि मान लीजिए कोई इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट, वो अगर फिक्स टाइम में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो कब एनफोर्स होगा? वो कब एनफोर्स होगा? अगर उसका टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट नहीं हुआ, या टाइम एक्सपायर होने से पहले ये कंफर्म हो गया कि इवेंट हो ही नहीं सकता, इवेंट इम्पॉसिबल है, तब जाके वो एनफोर्स होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नाउ ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी इफ शिप इज नॉट रिटर्निंग विद इन अ ईयर। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि शिप वापस ना आए अगर एक साल के अंदर अंदर, तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा जब एक साल के अंदर अंदर शिप रिटर्न नहीं कर रहा है, या शिप जल जा रहा है, ठीक है, या शिप डूब जा रहा है एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो ये तभी एनफोर्स होगा। लेकिन अगर शिप रिटर्न कर जा रहा है विद इन द ईयर, उसे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। जस्ट डी पॉइंट का उल्टा है। डी पॉइंट में इवेंट हैपनिंग की बात हो रही है, ई पॉइंट में इवेंट नॉट हैपनिंग की बात हो रही है। एंड एफ पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कब एनफोर्स हो सकते हैं? अगर इम्पॉसिबल इवेंट जो होने वाला है, ठीक है, उसकी इम्पॉसिबिलिटी पता चल जाए, ठीक है, इफ इट इज नोन, और नॉट टू द पार्टीज टू द अग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। तो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेक्शन फिफ्थ आई एम सेइंग एफ पॉइंट, सेक्शन 36 इज सेइंग contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो रहा है तो वो वॉइड हो जाएंगे कॉन्टेंजेंट अग्रीमेंट, वेदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज। भले ही इम्पॉसिबल इवेंट पता हो पार्टीज को या ना पता हो, मतलब क्या होता है ना कि जैसे अग्रीमेंट हो रहा है नया नया, उसमें पार्टीज अग्री कर रही हैं, बट उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इवेंट हो सकता है इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, अगर उन्हें इस चीज का आइडिया है कि इम्पॉसिबिलिटी आ सकती है, या फिर आइडिया नहीं भी है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइनिंग हो गई, उसके बाद इवेंट अगर हो रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A agrees to pay B 1 lakh if sun rises in the west. Now this is an impossible event. How can it be enforced in the court of law? Because whatever the event is being related here, is being quoted here, that if sun rises in the west, then this is, see, this is a universal truth that sun rises in the east. Nobody can change this because it's the nature's rule.
and if you try to do a contract with another party which is completely it's without any base, it seems to be completely fake, ठीक है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड मान लिया जाएगा क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल है. Now, example 2, what they are quoting is X agrees to pay Y 1 lakh if two straight lines enclose a space. Now, how is it possible? ठीक है, तो इस केस में अग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा. तो ऐसा कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें इम्पॉसिबिलिटी पता हो पहले से ही पार्टीज को, या जैसे पता है सन राइजेस इन द वेस्ट वाली बात हो ही नहीं सकती सच कभी भी, इम्पॉसिबल इवेंट पार्टीज को पता था, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो उस केस में इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड होगा. समझ रहे हैं आप लोग? नाउ हेयर वी आर डन विद आवर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कशन, और अब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे. आज हम इसको लेके भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. Now see, we have already studied in our first unit whatever are the essentials of a valid contract. ठीक है, जिसमें हमने 4 मेन पॉइंट्स पढ़े थे: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट पे एक अलग यूनिट था जिसमें हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस किए थे विच विशिएट फ्री कंसेंट, जिसमें कोर्शियन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब पॉइंट्स कवर हुए थे. आपको याद होने चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर वेयर and how we are proceeding with our topics, with our units, but still it's your duty to revise the previous topics in a good manner, in a reasonable way. reasonable का मतलब कि ऐसे रिविजन करिए कि वो पॉइंट्स आपके टिप्स में हों. आपको पूरा टेक्स्ट याद नहीं करना है, लेकिन मेन पॉइंट्स जैसे एलिमेंट्स विशिएटिंग फ्री कंसेंट, तो मेन पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन था उसमें, फ्रॉड था, उसका क्या मीनिंग था, उसका इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए. भले ही आपको एक बार लॉ की लैंग्वेज ना याद हो, बट उसका मीनिंग हमेशा पता होना चाहिए. या ये डेफिनेशन थी, ये सेक्शन कवर किया था, ये डेफिनेशन का क्या बेसिकली उसमें हम लोग ने एसेंशियल्स पढ़े थे, तो वो याद होने चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट वेयर often what happens is people start forgetting once they are proceeding with new topics, they start forgetting the earlier ones. और उसकी वजह से नुकसान इसलिए होता है बिकॉज दे आर अनेबल टू कोरिलेट. जो आगे के टॉपिक्स हैं उनमें जो पीछे के टॉपिक्स थे उन्हें कोरिलेट नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज वेरी मच सैड, एंड दिस प्रॉब्लम शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम योर साइड कि आप पिछले टॉपिक्स का रिविजन करते चलिए. ठीक है, भले ही इफ यू आर नॉट स्टडिंग द टेक्स्ट, यू शुड गो थ्रू विद द समरी पार्ट, जो कि हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लास्ट पेज में दिया रहता है. वो समरी पढ़ना जरूरी है. ठीक है, वैसे हम लोग ये अपना टॉपिक जब एंड करेंगे तो वील डेफिनेटली होल्ड अ क्लास on revision test papers and obviously with mock test papers also, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें डिस्कस हो जाएंगे. Okay, now what does quasi contract mean? Now let us discuss with this topic. Let us discuss this topic. हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े. ठीक है, लेकिन कभी कभी लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, एक ऐसा प्रॉमिस जिससे एक पार्टी पे ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो रही हों, एंड दूसरी पार्टी को राइट मिल रहा हो. ठीक है, जहां पे कोई कंसेंट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन तब भी प्रॉमिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तब भी प्रॉमिस की एक्सपेक्टेशन है, भले ही ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है. जबकि हमने जब डेफिनेशंस पढ़े थे ऑफर एक्सेप्टेंस की, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है. तो प्रॉमिस का डेरिवेशन ही वही था बेसिकली. लेकिन अब ये ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ना ऑफर हो, ना एक्सेप्टेंस हो, ना कोई कंसेंट की जरूरत है, ना लॉफुल कंसिडरेशन की जरूरत है,
कोई अग्रीमेंट या प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो एक पार्टी पे और दूसरी पार्टी पे राइट, तो ये कुछ रिजेंबलिंग से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन एक्चुअल होता ही नहीं है, रिजेंबल करती है सिचुएशन, रिजेंबल ऐसे करती है, ऐसे बताती है सिचुएशन की ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें अगर हम ये सब एलिमेंट्स देखें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तो वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम ऑफर एक्सेप्टेंस की बात करें, फ्री कंसेंट की बात करें, कंसिडरेशन की बात करें, अग्रीमेंट की बात करें, तो ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें एब्सेंट हैं और ऑब्लिगेशंस का जन्म हो रहा है, ऑब्लिगेशंस राइज हो रहे हैं, कुछ ऐसी सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाती हैं जो राइज करते हैं ऑब्लिगेशंस को, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं उनकी वजह से, जो कि परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है जो भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो वो आप लोग बस इसमें एक जस्ट यही समझिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल करता हुआ बनता है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कुछ सोशल जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं जिसकी वजह से जिम्मेदारियां जन्म लेती हैं, ऑब्लिगेशंस राइज करते हैं, जो कि पार्टीज को परफॉर्म करना नेसेसरी हो जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस, किसी के साथ बायसनेस ना हो रही हो, अनफेयर बिहेवियर ना हो रहा हो, गुड कॉन्शियंस। अच्छा, गुड कॉन्शियंस का क्या मतलब हुआ इसमें? गुड कॉन्शियंस मतलब एक अच्छा भाव है आपके मन में, अच्छी थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, एक इंटरनल सेंस है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि हमारा कॉन्शियंस ही नहीं हमें परमिट कर रहा है कि हम ये पर्टिकुलर एक्ट करें, तो दैट इज कॉन्शियंस, जो इनर वॉइस आपकी होती है वो। ठीक है, तो इक्विटी और गुड कॉन्शियंस ये वर्ड्स ऐसे हैं जो ये लॉ में आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। एथिक्स भी जब आप पढ़ोगे ना तो इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस आपको वर्ड्स कई बार मिलेंगे। एथिक्स जो आप ऑडिट में पढ़ोगे, आईपीसीसी में, इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इफ अ पर्सन, जैसे इसमें एग्जाम्पल है टी, ही इज अ ट्रेड्समैन, एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, वो सी के घर गया होगा, ठीक है, उसने उसको बुलाया होगा और उसके हाथ में ही उसके गुड्स थे, बिजनेस के गुड्स थे। गलती से वो गुड्स वो सी के घर छोड़ आया और वापस आ गया। सी ने वो गुड्स अपने मान लिए, तो क्या ये सही है? इनर वॉइस आपकी क्या कहेगी, कॉन्शियंस क्या कहेगा कि ये गलत एक्टिविटी है। सी को वो गुड्स वापस कर देने चाहिए थे टी को, अगर वो गलती से छोड़ गया है तो। ये अनफेयरनेस है, ये इनजस्टिस है। ठीक है, क्योंकि इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। जैसे सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, अगर ए मनी पे करता है कुछ बी को गलती से, ठीक है, तो उस केस में अगर गलती से कुछ एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा है, जितना पे करना चाहिए तो गलती से उससे ज्यादा पे कर दिया, तो जितना बैलेंस जो एक्स्ट्रा रिसीव किया है बी ने, वो उसे ए को रिटर्न कर देना चाहिए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, है नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है पार्टी के एंड पे कि वो उसे पूरा करे, और दूसरी पार्टी के लिए राइट बन गया है। जैसे एग्जाम्पल 2 में बी का ऑब्लिगेशन ये है कि अमाउंट रिटर्न करे ए को, और ए का राइट है अमाउंट रिसीव करना बी से। समझ रहे हैं आप लोग? थर्ड एग्जाम्पल, एक फ्रूट पार्सल डिलीवर हुआ है आर को गलती से, जो फ्रूट्स कंज्यूम कर चुका है, ये सोचते हुए कि ये उसके लिए गिफ्ट आया है, बर्थडे प्रेजेंट आया है। अब आर का ऑब्लिगेशन क्या था कि वो पार्सल उसे रिटर्न कर देना चाहिए था, या फ्रूट्स जो उसने रिसीव किए हैं वो उसे उनके लिए पे बैक करना चाहिए था। कोई आर और ओनर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन आर की ड्यूटी क्या थी
कि उसे उन फ्रूट्स के लिए ट्रू ओनर को पे करना चाहिए था, ठीक है, या फिर पार्सल ही रिटर्न कर देना चाहिए था। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, यानी कि एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है पार्टी पे, दूसरी पार्टी पे राइट, जिसमें 3 प्रिंसिपल्स कवर होते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। ठीक, अब इसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो बेसिकली यही डिस्कस हो रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस में एक राइट डेवलप होता है, राइट मनी रिसीव करने का। सेकेंडली, कोई अग्रीमेंट नहीं होता है पार्टीज का, लेकिन लॉ की तरफ से एक ऑब्लिगेशन अराइज होता है, ठीक है। थर्डली, एक राइट जो कि अवेलेबल है वर्ल्ड के लिए नहीं, उस पर्सन से, जिस पर्सन के पास वो ऑब्लिगेशन आया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है किसी एक्शन को करने के लिए, और जिसकी वजह से एक राइट डेवलप हो रहा है दूसरी पार्टी के लिए। यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट किसी पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं होता है कि हम इस पूरे वर्ल्ड से अपना हक लें या अपना मनी जो मुझे मिलना चाहिए था वो पूरे वर्ल्ड से क्लेम करें। नहीं, ऐसा नहीं है। उस पर्सन के अगेंस्ट वो राइट बन जाता है, उस पर्सन से लेने का हक बन जाता है जिस पर्सन ने बेसिकली जो गलत या मिस्टेकनली कोई बेनिफिट ले लिया हो, ठीक है। तो उस पर्सन से राइट लेने का मतलब बनता है, और ये राइट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट बन जाता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की तरह रिजेंबल करता है या अपीयर करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत ईजी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी का राइट। लगेगा ऐसे कि कॉन्ट्रैक्ट है बट रिजेंबल करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं, अग्रीमेंट नहीं, कंसिडरेशन नहीं, प्रॉमिस नहीं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन ऐसी रिलेशनशिप बन जाएगी, सोशल रिलेशनशिप, की मदद करें, हेल्प करें, इस टाइप की फीलिंग आएगी। गुड कॉन्शियंस, इक्विटी और जस्टिस फॉलो होगा। एक इनर वॉइस आवाज देगी कि आप क्या सही करोगे और क्या गलत, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसके बेसिस में आप अपना एक्शन लोगे। तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें जो है कुछ सेक्शंस डिस्कस हुए हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, हम लोग आज क्या करते हैं, ये टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे, बिकॉज फिर बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प ऑल द थिंग्स इन वन गो। तो ये जितने भी क्लेम्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं, या आप लोग कह सकते हैं केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास एंड करने से पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। वो डिफरेंस क्या है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट के जो होते हैं, जैसे फ्री कंसेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, अग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टीज की कंसेंट से। दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन्होंने अपने अपने हाँ भरी, असेंट दी, अप्रूवल दिया, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ही इम्पोज कर देता है ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी रिलेशनशिप ही बन जाती है, सोशल रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लॉ के ही थ्रू बन जाती है वो ऑटोमेटिकली। ठीक, तो ये डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वो होते नहीं है एक्चुअल में, और उनका ऑब्लिगेशन खुद ब खुद लॉ क्रिएट करता है, पार्टीज नहीं क्रिएट करती, क्योंकि पार्टीज कभी कभी ये जो एक्शन उनके बीच में होता भी है वो मिस्टेकनली हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स भी डिस्कस हुए। तो अब जितने भी इसमें डीम्ड केसेस हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। ये बस हम लोग टॉपिक एंड करते ही अपने रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स ज़रूर डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।